नाइलेट ओ लेवल वेब डिजाइन सेकेंड पेपर वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के सुपर 50 क्वेश्चंस में हम लोग वापस एक बार आते हैं और आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सेट 9 क्वेश्चन 401 से 450 तक। तो आइए शुरू करते हैं आज की सीरीज और आज के लास्ट सेट पर है हम लोग। और इस सेट का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग is not a looping structure in JavaScript। इनमें से कौन सा लूपिंग स्ट्रक्चर नहीं है? ऑप्शंस हैं आपके फॉर लूप, while लूप, do while and the last is repeat। तो कल के सेशन में डिस्कशन हुए थे कि कितने टाइप के लूप्स आपके अवेलेबल है, फॉर while एंड do while। तो रिपीट किसी भी टाइप का लूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 402, what is the result of the expression 5 exactly equals to 5 in JS? आपके ऑप्शंस हैं ट्रू, क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, एरर और नन। तो 5 exactly equals to 5, पहले तो ये पता होना चाहिए कि डबल इक्वल साइन होता किस लिए है। तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि डबल इक्वल साइन होता है एग्जैक्टली इक्वल्स टू ऑपरेटर। डबल इक्वल साइन होता है एग्जैक्टली इक्वल्स टू ऑपरेटर, जो ये कहता है कि इसके लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर एक तरफ 5 है तो दूसरी तरफ भी 5, एक तरफ 0 है तो दूसरी तरफ भी 0, ना कम ना ज्यादा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 403, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन 6, जो एक्सक्लेमेटरी साइन है वो है नॉट ऑपरेटर, इक्वल्स टू 5। 6 इज नॉट इक्वल्स टू 5 इन JS। जावास्क्रिप्ट में ये क्या रिटर्न करेगा? अगेन सेम ऑप्शंस हैं कुछ, ट्रू, फॉल्स, एरर, नन। तो एक्सक्लेमेटरी साइन क्या रिटर्न कर रहा है यहां पर? नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल टू साइन मींस क्या देगा? 6 इज नॉट इक्वल टू 5, ट्रू है। अगर यहां पे 5 इज नॉट इक्वल टू 5 होता तो ये क्या हो जाता? फॉल्स हो जाता। तो ये इसका आंसर है ट्रू। इस पर बेस्ड आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट? इनमें से जावास्क्रिप्ट में कौन सा डेटा टाइप इस्तेमाल नहीं होता है? आपके ऑप्शंस हैं स्ट्रिंग, बुलियन, कैर, ऑल ऑफ अबव। बहुत ध्यान से पहले तो डेटा टाइप देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। तो इनमें से कैर नाम का कोई डेटा टाइप नहीं होता है, स्ट्रिंग होता है, बुलियन होता है। इसके अलावा जो और होते हैं वो भी बता दे रहा हूं, इंटीजर यानी INT, फ्लोट, डबल, ये भी डेटा टाइप्स हैं। कैर नाम का कोई डेटा टाइप नहीं है, या कैरेक्टर नाम का कोई डेटा टाइप नहीं। अगर ये नहीं लिखा होगा तो हो सकता है कैरेक्टर लिखा हो पूरा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन w3.css हाउ कैन अ कंटेनर बी मेड स्टिकी? ऑप्शंस हैं बाय यूजिंग द डॉट स्टिकी क्लास, बाय अप्लाइंग अ पोजीशन CSS प्रॉपर्टी, by using the dot container dash sticky class, by adjusting the browser settings। तो ये तो फिलहाल वैसे भी नहीं होना था, इनमें सिंपल स्टिकी क्या है। अब यहां पे जो भी आता है ध्यान रखिएगा उसके नाम की क्लास या कंटेनर बना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट CSS प्रॉपर्टी इज कॉमनली यूज्ड टू एडजस्ट द ओपेसिटी ऑफ अ कंटेनर इन w3.css? ऑप्शंस हैं ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंट, विजिबिलिटी और फेड। तो ओपेसिटी का मतलब क्या है पहले तो ये समझना होगा, उसके बाद हम लोग आ पाएंगे कि क्या चीज है। ओपेसिटी का मतलब होता है किसी भी इमेज की ट्रांसपेरेंसी को सेट करना। ओपेसिटी ज्यादा है पिक्चर धुंधली होगी, ओपेसिटी कम है पिक्चर डार्क होगी। तो ओपेसिटी नाम के फीचर से ही या प्रॉपर्टी से ही हम इमेज की ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी लाइट और डिम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर 407, व्हाट CSS प्रॉपर्टी इज कॉमनली यूज्ड टू स्पेसिफाई द बॉर्डर ऑफ अ कंटेनर इन w3.css? ऑप्शंस हैं बॉर्डर,
बॉर्डर डैश स्टाइल, बॉर्डर डैश कलर, लास्ट है आपके पास नन। तो बॉर्डर से रिलेटेड जो भी है वो है आपका बॉर्डर ऑप्शन के साथ में। अगर सिर्फ CSS की बात होती, W3 नहीं लगा होता, तो बॉर्डर डैश स्टाइल इसका सही ऑप्शन होता। अब एक और सबसे अच्छी चीज मैं आपको बताता हूं। आपने सपोज कोई CSS लिखी और उस CSS में लिखा बॉर्डर डैश कलर इज इक्वल कोलन रेड, लेकिन ये नहीं लिखा है, तो ये प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बॉर्डर वाले से रिलेटेड या बॉर्डर से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो आप, तो सबसे पहले तो ये लगाना होगा। अगर उस CSS में ये नहीं लिखा हुआ है तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं होगा। बॉर्डर डैश स्टाइल कोलन बॉर्डर क्या होगा, सॉलिड, डबल, डॉटेड, डैश्ड, रिच, इनसेट, आउटसेट, इतने टाइप के बॉर्डर स्टाइल आप यहां पर लगा सकते हो या लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर जब भी कोई CSS लिखी जाएगी, सपोज आपने लिखा H1 स्पेस स्टाइल इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले डबल कोट्स में क्या लिखोगे, बॉर्डर डैश स्टाइल। ये जब ये लिख लोगे फिर इसके आगे क्या करना है, कोई भी बता दो, मैंने बोले अभी आपको क्या क्या बोले, सॉलिड, रिच, इनसेट, आउटसेट, डबल, डैश्ड, ये इनमें से कोई भी नाम यहां लिख लो। फिर उसके बाद मान लो यहां पे लिख दिया सॉलिड, थोड़ा सा नीचे ही कर दे रहा हूं, सेमीकोलन। अब अगर ये लगाना चाहते हो तो लगाओ, नहीं तो डिफॉल्ट क्या ब्लैक कलर मिलेगा। तो इसके बाद ही कोई और लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 408, व्हाट डज द टाइप ऑफ ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट डू? ऑप्शंस हैं, चेक इफ अ वेरिएबल इज डिफाइंड, सॉरी, चेक द टाइप ऑफ अ वेरिएबल, कन्वर्ट्स अ वेरिएबल टू स्ट्रिंग, और लास्ट है नन। द करेक्ट आंसर इज चेक द टाइप ऑफ वेरिएबल। इस पर हम लोगों ने प्रोग्राम भी बनाया हुआ है, नहीं बनाया तो बना के देखिएगा। टाइप डेफ ऑपरेटर क्या करेगा, किसी भी वेरिएबल में जो वैल्यू हमने भरी है वो किस टाइप की है, INT है तो इंटीजर, 0 1 है, या ट्रू और फॉल्स है तो बूलियन, यानी ये उस वेरिएबल का डेटा टाइप बता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 409, what does the type of operator in JavaScript do? Check if a variable is defined, check the type of variable, convert a string, और none। देन यहां पे जो सही आंसर होगा आपका चेक द टाइप ऑफ वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 410, सूची नहीं होता ना इनको शायद ना, चलिए देखते हैं। व्हाट फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू एन इंटीजर? इनमें से कौन सा है जो स्ट्रिंग को इंटीजर में बदलेगा? ऑप्शंस है पार्स INT, टू इंटीजर, कन्वर्ट INT, और स्ट्रिंग टू INT। द करेक्ट आंसर इज आइदर पार्स INT और स्ट्रिंग टू INT। तो पार्स INT, इसमें भी केस सेंसिटिव है, ध्यान रखना, I कैपिटल होगा, और पार्स का मतलब होता है कन्वर्जन, INT मतलब इंटीजर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को साथ में लगा सकते हैं, किसके, प्रॉम्प्ट के साथ, वेरिएबल्स के साथ में, या वैल्यू के साथ। इसके अलावा नया फंक्शन या नया भी आ चुका है, नंबर। पार्स INT के अलावा अगर आप किसी भी वेरिएबल को न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट करना चाहते हो, जो फॉर्म में फिल करते हैं हम लोग, ठीक, तो उसमें इसको हटा करके नंबर कीवर्ड भी या फंक्शन इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 411, which JavaScript method is used to select an HTML by its ID? ऑप्शंस हैं get element by tag, get element by ID, get element by class, select element by ID। इतने दिनों में कोड यूज की हुई है, get element by ID is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 412, what is the correct way to write an if statement in JavaScript? आपके ऑप्शंस हैं if x is equals to exactly equals to 5, then
if bracket double x is double equals to 5, if x is equals to 5, if x is equals to 5, then the correct answer is if bracket कोई भी एक्सप्रेशन, यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, ये तो सैंपल है यहाँ पे, a ग्रेटर देन b, यानी यहां पर जो भी होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंडीशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 413, व्हाट डज द डबल एम्परसेंड ऑपरेटर रिप्रेजेंट इन जावा स्क्रिप्ट? आपके ऑप्शंस हैं एंड, और, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और। अब दो चीजें हैं, क्लियर रखिएगा, जब भी डबल एम्परसेंट है तो वो है एंड ऑपरेटर, जब भी सिंगल एम्परसेंट है तो बिटवाइज एंड। सेम ऐसे ही आगे भी आते हैं क्वेश्चंस में। Which of the following is the correct Java script for array declaration? Array का मतलब होता है group of similar element. Array is a collection of similar data types और similar elements. अब elements का मतलब यहाँ पे data type है, मतलब सारे के सारे या तो नंबर होंगे, या तो सारे के सारे टेक्स्ट होंगे, या सारे के सारे फ्लोट होंगे। तो एरे का मतलब समझा दिया। उसको अगर जावा स्क्रिप्ट में डिक्लेयर करना हो तो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, वेर कलर्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में रेड ग्रीन ब्लू, कलर्स इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस में रेड ग्रीन ब्लू, सी कलर्स इज इक्वल्स टू स्मॉल ब्रैकेट में रेड ग्रीन एंड ब्लू। ना यहां पर है कलर्स इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेस विद सेमीकोलन रेड ग्रीन एंड ब्लू। अब यहां पे एंटर करता हूं टाइमर के लिए। तो एरे था ग्रुप, और अगर एक से ज्यादा एलिमेंट्स आपको स्टोर करवाने हैं तो सही तरीका होगा ये, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ एलिमेंट कॉमा लगा लगा करके डिफरेंशिएट करोगे, सेमीकोलन भी नहीं लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब इन एलिमेंट्स को एरे उठाता कैसे है? सपोज मैं आपको छोटा सा सैंपल दिखा देता हूं यहाँ पे ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। सपोज मुझे कलर्स में रेड को पिक करना है, भाई आपने तो 3 एलिमेंट भर दिए, 3 नहीं 10 भर दिए आपने, तो हर एक एलिमेंट की इंडेक्सिंग होती है। ध्यान रखना यहाँ पर कि जैसे रेडियो बटन बनाते हो आप, तो रेडियो में नेम क्या होता है? कॉमन होता है, ठीक। तो जो पहला बटन दिख रहा होगा उसकी इंडेक्सिंग मानी जाएगी 0 और उसी से शुरू होगा। तो यहां पर रेड है 0 पे, ग्रीन है 1 पे और ब्लू है 2 पे। अगर मुझे इसको फेच करना है तो मैं यहां लिखूंगा कलर्स स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ, अगर मैंने लिखा 1 तो कलर्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट ये क्या प्रिंट करेगा? ग्रीन प्रिंट करेगा। कलर्स स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 2 क्या प्रिंट करेगा? ब्लू। यानी अगर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ में ये लिखा है कलर्स ऑफ 0 स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में, तो वो रेड प्रिंट करेगा, देन अगेन ऑनवर्ड्स। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वे टू डिक्लेयर अ जावा स्क्रिप्ट फंक्शन? फंक्शन माई फंक्शन, where my function exact equals to double equals to function, where my function and my function, इनमें से कौन सा सही तरीका नहीं है? तो एंटर करता हूं। पहले तो बस इतना याद रखो कि सही तरीका कौन सा है, तो बाकी आंसर अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो ये है आपका नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ फंक्शन। इससे इन तरीकों से फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 416, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ बिटवाइज एंड ऑपरेशन बिटवीन 5 and 3 इन जावा स्क्रिप्ट? अब इसका कैलकुलेशन जिसको आता होगा वो निकाल लेगा, और जिसका नहीं आता होगा वो वही करेगा जो अभी आप करने वाले हो इसके बोलने के बाद। 1, 2, 3 and 5। देखा 10 सेकेंड में कैलकुलेशन हो तो नहीं पाएगा, लेकिन हाँ वहां टाइम मिलेगा। तो इसका सही तरीका है यहां पर, अगर बिट वाइज एंड लगा हुआ है तो बेसिकली
ये एक्सप्रेशन आपको कुछ इस तरीके से दी जाएगी, यहां पर होगा आपके पास 5 एंड 3। तरीका क्या होता है इसका एक्सप्रेशन? एंड का मतलब होता है, अगर इसकी टेबल याद रखोगे तो जब दोनों तरफ 0 होगा तो रिजल्ट 0 होगा। यानी वो क्या कह रहा है कि दोनों तरफ 1 होना चाहिए। अब यहां पे देखो ये सॉल्यूशन कैसे सॉल्व किया जाता है, ये देखो 5 का बाइनरी कन्वर्जन किया गया, इसका आ गया 101। 3 का बाइनरी कन्वर्जन किया गया तो डबल 1 आएगा, कम पड़ रहा था तो एक 0 ऐड कर दिया। अब ऊपर और नीचे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो मैंने क्या बोला, एंड ऑपरेटर जो बिटवाइज एंड है ये आपको 1 देगा व्हेन बोथ साइड विल बी 1। किसी भी साइड 0 है, आंसर 0 हो जाएगा। इधर देखिए, अब 1 और 1 को एंड करने पर क्या आएगा? 1। 0 और 1 क्या देगा? 0, क्योंकि एक तरफ 0 मिल रहा है। 1 और 0 भी 0 देगा। अब इसका जब आप डेसिमल कन्वर्जन करेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, डन। अब मैथमेटिकल रूल याद रखो, n की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो 2 की पावर 0 1, जिसकी डेसिमल वैल्यू आएगी इस बाइनरी की, वो 1 होगी। द करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ बिटवाइज और ऑपरेशन बिटवीन 5 एंड 3 इन जावा स्क्रिप्ट? ऑप्शंस हैं 1, 2, 7 एंड 5। अब मैं टाइमर ऑन करता हूं, 10 सेकेंड में अपने कैलकुलेशंस फटाक से करके, अगर कर रहे हैं तो करिए। 5 और 3 का अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने देखा था, 5 का था, आंसर तो फिलहाल दे दिया है। तो क्या था? एंड और ऑपरेटर की पहचान क्या होगी ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं इसी समय। और ऑपरेटर होगा सिंगल पाइप साइन। ये एक्सप्रेशन ऐसे लिखी होगी 5 और 3। तो जब आप ये जावा स्क्रिप्ट पे चलाते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ में सिंपल लिख दिया 5 और 3, तो वो आपको ये नहीं देगा, वो ये देगा डेसिमल वैल्यू। दे कैसे रहा है वो मैं बता रहा हूं। और ऑपरेटर कहता है किसी भी तरफ 1 मिल जाए मैं 1 दे दूंगा। 1 और 1, 1 आ गया, 0 के साथ 1 आ गया, तो मतलब 1 ही आना है, एक तरफ 1 मिल जाए बस। 1 0 1। इसको जब कन्वर्ट करोगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 हो गया 4, 2 की पावर 1 हो गया 2, और 2 की पावर 0 बताया था मैंने क्या होता है 1, तो 4, तो 6 और 1 7। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What JavaScript operator is used to perform bitwise operation? अभी लास्ट प्रीवियस 2 क्वेश्चंस पे करके आए हैं हम लोग, तो इनमें से बिटवाइज एंड ऑपरेटर कौन सा है? एम्परसेंड साइन, पाइप साइन, कैप साइन और टिल्ट साइन। तो सिंपल है, एम्परसेंड साइन इज द बिटवाइज एंड ऑपरेटर। और कैसे काम करता है वो बता दिया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 and 19. What is the value of x after the following conditional statement in Java script? ये एक्सप्रेशन दी हुई है। अब इस एक्सप्रेशन पे आप सभी के तुक्के बजाने से अच्छा मैं आपको तरीका बताता हूं। अगर इस तरीके के एक्सप्रेशन दिए गए, सबसे पहले कि क्वेश्चन मार्क और कोलन साइन जो होता है ये होता है टर्नरी ऑपरेटर। क्या होता है? टर्नरी ऑपरेटर। क्वेश्चन मार्क और कोलन साइन जो होगा वो होगा हमारा टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है? क्वेश्चन मार्क के पहले लिखा जाता है एक्सप्रेशन, मींस या तो कंडीशन। क्वेश्चन मार्क के बाद जो इधर आ रहा है इसको यहां पे होता है ट्रू एक्सप्रेशन। मतलब अगर ये एक्सप्रेशन सही होगी, ठीक, तो इसके सही होने पर जो भी आएगा वो यहां से आएगा। ठीक है? कोलन, इसके बाद लिखी जाती है फॉल्स एक्सप्रेशन। अब इधर देखो, यहां पे x को क्या मिलेगा अगर ये एक्सप्रेशन है तो 5 ग्रेटर देन ट्रू। क्या ये एक्सप्रेशन सही है? ट्रू है, तो मतलब
जो मिलेगा वो ये होगा, यानी x को मिलेगा 10। अब हम लोग आंसर जज कर चुके हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए टाइमर भी ऑन कर दे रहा हूं और आपके आंसर्स अपने जो लाइव है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब तो ओपन ही चुका है, तो तरीका सीखना होगा क्योंकि इनमें तुक्का नहीं मारा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है सिंपल 10, और कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। कंडीशन सही थी, तो जो यहाँ लिखा होगा, सपोज यहाँ हेलो लिखा होता तो x को क्या मिलता, हेलो मिलता। 20, अगर ये कंडीशन गलत होती तो क्या मिलता उसको, 20 मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 420। इन जावा स्क्रिप्ट व्हाट इज द पर्पस ऑफ टर्नरी ऑपरेटर, बताया तो था मैंने, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज यहां चेंज है इस बार, और पहले पढ़ लेते हैं फिर टाइमर ऑन करते हैं। टू असाइन वैल्यू बेस्ड ऑन कंडीशन, परफॉर्म बिटवाइज ऑपरेशन, इंक्रीमेंट वेरिएबल्स एंड कंपेयर वैल्यूज। अब आप मेरे को देंगे इसका आंसर, वो भी चेक करके पहले कि क्या सही हो सकता है। assign value based condition, increment, and the last answer visible, assign value based on condition। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने यही सॉल्व किया था। डन, नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 421। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन जावा स्क्रिप्ट। ये बूलियन वैल्यूज दी गई है, ट्रू और फॉल्स जो होती हैं प्रोग्रामिंग में बूलियन वैल्यूज होती हैं। अब एक तरफ से है एंड और एक तरफ है और, तो पहले इसका रिजल्ट निकालो। तो एंड तो वही कह रहा था भैया दोनों तरफ ट्रू होगा तो मैं दूंगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। दोनों तरफ तो नहीं है ना, वही एंड ने यही तो बोला था कि सारी कंडीशन सही होनी चाहिए, तो हर तरफ ट्रू होना चाहिए। इसका दे रहा है वो फॉल्स, इसका दे रहा है ट्रू। अब इनके बीच में ऑरिंग है, तो क्या देगा, ट्रू देगा। चेक करते हैं, ट्रू, फॉल्स, अनडिफाइंड और एरर। तो करेक्ट आंसर इज ट्रू। कैसे दिया है वही बता दिया, ठीक है भाई। ये दोनों एक्सप्रेशन एंडिंग पे थी, फॉल्स आएगा क्योंकि दोनों तरफ ट्रू नहीं लिखा था। इस तरफ चूंकि दोनों तरफ ट्रू लिखा है तो ट्रू आ जाएगा। अब इधर से फॉल्स है, इधर से ट्रू है, और ऑपरेटर आ गया बीच में, तो और कहता है कहीं भी ट्रू मिल जाए मैं ट्रू कर दूंगा, तो एक तरफ ट्रू था इसलिए उसने दे दिया ट्रू। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन 422। व्हाट लॉजिकल ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म अ लॉजिकल और ऑपरेशन। ऑप्शंस हैं डबल एम्परसेंड, डबल पाइप साइन, सिंगल एम्परसेंड और सिंगल एक्सपोनेंट साइन। क्लियर होना चाहिए, बता चुका हूं अभी सारे सेशंस में। डबल पाइप साइन इज द लॉजिकल और ऑपरेशन। नेक्स्ट है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 423। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा स्क्रिप्ट। द एक्सप्रेशन इज x less than x is equals to 10 less than 5 क्वेश्चन मार्क, 20 into 5, 30 into 5। अभी थोड़ी देर पहले ही इस तरीके क्वेश्चन किया हुआ है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ऑनलाइन वाले कमेंट बॉक्स में बता दें और ऑफलाइन वाले सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आने वाला है। टाइमर अभी नहीं ऑन करूंगा, ऑप्शन है फिलहाल, तब तक आप सॉल्व करिए। 5, 10, 30, 150, 500, 30, 150। अब मैं टाइमर भी ऑन कर दे रहा हूं। ये एक्सप्रेशन सही होने पर ट्रू, ये एक्सप्रेशन गलत होने पर फॉल्स, तो आपका प्रोग्राम किस तरफ मूव करने वाला है। 10 लेस देन इक्वल्स टू 5 फॉल्स है, 30 इंटू 5 का एक्सप्रेशन रिजॉल्व यानी सॉल्व करके x को वैल्यू मिलेगी 150। क्लियर है, ठीक। तो ये था हमारा पहला, मतलब ये एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व की थी वो मैंने आपको बता रखा है। टर्नरी ऑपरेटर वॉच करिएगा, एक तो छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन अगेन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेशन बिटवीन 6 and 3 इन जावा स्क्रिप्ट। तो इसका ऑप्शन जो दिया जा रहा है वो है आपका यहां पर 5,
100, 30 और 150। द करेक्ट आंसर इज 5। अब इसके लिए समझना क्या है आपको, इसके लिए समझना है एक्सॉर क्या होता है। तो ये जो कैप साइन होता है वो एक्सॉर होता है। एक्सॉर कहता है जहां पे डिफरेंट वैल्यू होगी वहीं पे 1 करूंगा, एंड का उल्टा है। जहां पे डिफरेंट वैल्यू होगी वहीं पे 1 दूंगा, जहां सिमिलर मिलेगी भले 0 ही 0 हो, भले 1 1 हो, जो जहां सिमिलर वैल्यू होगी वहां 0 दूंगा। ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं उसको बहुत इत्मीनान के साथ जो नोट करना चाहे नोट कर लें। मैंने बोला है एक्सॉर ऑपरेटर में जब 0 और 1 मिलता है तो ही आंसर 1 होगा। अगर दोनों वैल्यू सिमिलर हैं, अगर 1 और 1 है तो 0, 0 एंड 0 है तो भी 0। सिर्फ 1 और 0 इज इक्वल टू 1, 0 एंड 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी 1। तो इसमें भी वही किया गया। तो ऐसा वैसे कोई क्वेश्चन फंसेगा तुरंत यही करना है कि आपको दिए गए नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, एक को ऊपर रखो और एक को नीचे, और ऑपरेटर ध्यान रखो कौन सा बोला जा रहा है। तो 6 का बाइनरी कन्वर्जन आया 110, 3 का बाइनरी कन्वर्जन 011। मैपिंग करा लो ऊपर से नीचे, जैसे नॉर्मल जोड़ते घटाते थे। इसमें जोड़ना घटाना नहीं है, यहाँ पे सिंपल देखना है 0 है 1, अच्छा सिमिलर नहीं है तो 1। 1 और 1 बराबर होता है, सर ने बोला था, तो क्या होता है 0, तो ये 0 लिख दिया मैंने। 0 0 होता तो भी क्या लिखता मैं यहाँ पे 0 लिखते। 1 और 0 फिर डिफरेंट हो गया 1। अब इसको सॉल्व कर लिया कैसे, नीचे वाला याद शुरू किया जाता है 2 की पावर 0, यह मैथमेटिक्स यही चलेगी इसकी। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 0 वाले इग्नोर कर दो। 2 की पावर 0 कितना हो गया 1, 2 की पावर 2 4 प्लस 1, आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन सॉल्व की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 425। What JavaScript operator is used to perform bitwise XOR ऑपरेशन? अब तो कोई डाउट नहीं है क्योंकि डिस्कशन इतना अच्छा हो चुका है इस पे। ऑप्शन है सिंगल एम्परसेंड, एक्सपोनेंट साइन या कैरेट साइन, ये तो नाम मैंने बोले याद रखिएगा, डबल एस्ट्रिक और डबल ग्रेटर देन साइन। आंसर आपको पता है। अगर ये इस तरीके से नहीं लिखा होता तो जो मैंने शब्द अभी बोले हैं इस साइन के लिए वो याद रखना है। इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इसको कैरेट साइन भी बोलते हैं। कहीं पता चला मैं तो यहां सिंबल बना के बैठा हूं और वहां उन्होंने दे दिया एम्परसेंड साइन, कैरेट साइन, एट द रेट, डबल ग्रेटर देन या ग्रेटर देन साइन। तो ये ध्यान रखना है, इसको एक्सपोनेंट और कैरेट, CARROT, जिसको सिंपल गाजर भी बोलते हैं। तो यहां पे गाजर नहीं मिल रही है फिलहाल, कैरेट मिल रहा है, क्या एक्सॉर। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 426। CSS again, what is the purpose of w3.css grid? Options हैं to style the text, to create responsive layouts, to animate elements, to manipulate images। तो एनिमेट तो होता नहीं है, स्टाइल और यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, ये है तो यही होता है, to create responsive layouts। Next question, question number 427। Which CSS property is used to define the number of columns in w3.css grid? ऑप्शन है grid dash column, column dash count, grid dash template dash columns, grid dash auto dash columns। The answer is grid dash template dash column। Question number 428। In w3.css grid, how can you create a grid container? ऑप्शन है using the dot container by applying the dot grid dash container with the dot grid class. Any HTML element can act as a grid container। The correct answer is CSS grid बनाने के लिए
then HTML element can act as a grid container। इसमें एक्सप्लेनेशन के पार्ट में तो कुछ नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान रखना है, किसके रिस्पेक्ट में है, क्या पूछा जा रहा है और क्या आंसर है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इसको याद रखने का। इसमें हर तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और W3 CSS के कंपोनेंट्स एक बार अंदर जाके आपको देखने होंगे, अगर अभी तक नहीं देखे हैं। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट डज द फॉलोइंग कोड स्निपेट रिप्रेजेंट इन W3.CSS ग्रिड। अगर ये लिखा हुआ है div class W3 dash container स्पेस W3 dash row, तो इससे क्या बनेगा, ये किस पे अप्लाई होगा। तो ऑप्शन देखते हैं यहां पर, ग्रिड रो, ग्रिड कॉलम, कंटेनर और लास्ट है ग्रिड आइटम। द करेक्ट आंसर इज ग्रिड रो। कुछ तो नाम से समझ में आ रहा था, बस याद है कि इस पे और यहाँ पे इस पे कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि सेल के अंदर के कंपोनेंट्स को भी कभी कभी हाईलाइट करने की बात हो सकती है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, हाउ डू यू डिफाइन द गैप बिटवीन ग्रिड आइटम्स इन W3.CSS ग्रिड। ऑप्शन है यूजिंग द गैप प्रॉपर्टी, बाय सेटिंग द मार्जिन ऑफ ग्रिड आइटम, विद द पैडिंग प्रॉपर्टी देयर नो वे टू गैप डिफाइन। तो ये है, तो स्पेसिंग तो हो सकती है, ठीक है ना। तो यूजिंग द गैप प्रॉपर्टी फीचर ऑफ W3.CSS। क्वेश्चन नंबर 431, which W3.CSS class is used to specify the alignment of grid items horizontally। ऑप्शंस हैं W3-align left, W3-align center, W3-align right और लास्ट है W3-align top। आंसर आपके सामने है W3-align center। हॉरिजॉन्टली यानी ऊपर से नीचे की तरफ, ग्रिड आइटम्स है तो सेल होगी, उसके अंदर जब भी बीचों बीच अरेंज करना होगा ये रहेगा। अगर वर्टिकली अलाइन करना है तो सिर्फ यहां पर क्या होगा, लेफ्ट और राइट। नेक्स्ट आते हैं यहां पर, W3, what is the default behavior of grid items in W3.CSS grid। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, कभी बिहेवियर के साथ, कभी कंटेनर के साथ, कभी रो के साथ, कभी ग्रिड कॉलम के साथ, अलाइनमेंट के साथ क्वेश्चन घुमा के रखे जा रहे हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास, दे स्टैक वर्टिकली, दे स्टैक हॉरिजॉन्टली, दे स्टैक ओवरलैप, दे फ्लोट। कैस्केडिंग है, कैस्केडिंग है, एक के पीछे एक है, और एलिमेंट ऐसे रखे होते हैं। तो स्टैक यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये थ्योरी होती है इस शब्द की, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 433, हाउ डू यू क्रिएट अ ग्रिड विद इक्वल विड्थ कॉलम इन W3.CSS ग्रिड। आपके ऑप्शंस हैं, बाय सेटिंग द विड्थ ऑफ ईच कॉलम मैनुअली, यूजिंग द ऑटोफिल कीवर्ड, by using the repeat function, there is no way to achieve equal width column। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि भैया है तो होगा, ठीक है, लेकिन अब इसमें वेब डिजाइनिंग का पेपर है, पंगा नहीं ले सकते, तो प्रॉपर तैयारी करनी होगी। फिलहाल ऑप्शंस देखते हैं, टाइमर ऑन कर लेते हैं पहले तो। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा क्या पूछा जा रहा है और किसके रिस्पेक्ट में आंसर क्या है। ग्रिड विद इक्वल विड्थ कॉलम, ग्रिड विद इक्वल विड्थ कॉलम बाय यूजिंग द रिपीट फंक्शन इज द आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 434, which property is used to specify the size of grid items in W3.CSS grid। ऑप्शन है grid size, grid row, grid column, grid template, area। तो ग्रिड से रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स हैं। तो ग्रिड कॉलम्स है आपका ग्रिड आइटम्स के साइज को डिफाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 435, हाउ कैन यू मेक अ ग्रिड आइटम
span multiple columns in w3.css grid. Options हैं by using the grid row property, by setting the width property, by using the grid column property, by applying the span keyword. बहुत डेप्थ में जाके पढ़ना होगा इसका मतलब आपको। चलिए फिर आंसर, बाय यूजिंग द ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी, क्योंकि स्पैन लिखा था कॉलम भी लिखा था तो ग्रिड कॉलम प्रॉपर्टी में स्पैनिंग अवेलेबल होगी। नेक्स्ट, विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिफाइनिंग कॉलम विड्थ्स इन w3.css। यूनिट कौन सी लगेगी? ऑप्शन है पिक्सल, परसेंटेज, EM और पॉइंट। तो इसमें यूज होता है परसेंटेज साइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 437। व्हाट डज द फॉलोइंग कोड रिप्रेजेंट इन w3.css ग्रिड? ऑप्शन है div, मतलब ये जो दिया गया है कोड वो लिखा था इन्होंने, div क्लास इज इक्वल टू w3-cell-row। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या करेगा? ऑप्शन है ग्रिड रो, ऑप्शन में पहला है फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर, ग्रिड आइटम और सेल रो। करेक्ट आंसर इज सेल रो। Question number 438. How do you create a responsive grid in w3.css? w3 css में responsive grid कौन सी बनेगी? पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर टाइमर ऑन करेंगे। By setting fixed width for columns, using media queries, using JavaScript, there is no way to create a responsive grid. अब रिस्पॉन्सिव ग्रिड का वे तो हम नहीं हटा सकते, इसको पहले किनारे कर देते हैं। तो मीडिया क्वेरीज और इनमें है, फिलहाल देख लेते हैं क्या है। तो मीडिया क्वेरीज को आप यूज कर रहे हो। रिस्पॉन्सिव ग्रिड मीडिया क्वेरीज के साथ में रहेंगी। तो ऑप्शन के बाद अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 439। विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू डिफाइन द अलाइनमेंट ऑफ ग्रिड आइटम्स वर्टिकली in w3.css grid? ऑप्शंस हैं align items, justify items, align content, justify content। ये नोट करो और जो आंसर आना है वो देख लेते हैं क्या है। align items, grid items vertically alignment with the help of align dash item property। Question number 440. In w3.css grid, how can you make sure that a grid item always occupies a single row? Options हैं by using the grid row property, by setting the grid auto flow property to row, applying the grid auto row और applying the grid column property। तो करेक्ट आंसर है आपके पास by setting the grid auto flow property to row। Question number 441. Which protocol is supported by Android browser? Options हैं RTMP, HLS, HTTPS और FTP। एंड्रॉइड ब्राउजर पे कौन सा प्रोटोकॉल चलता है वेब्स को चलाने के लिए? इसके साथ चल रहा होता है HLS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर फॉर लाइव स्ट्रीमिंग। ये जो शब्द आ गया है लाइव स्ट्रीमिंग इन्वेंटेड बाय एप्पल इनकॉर्पोरेशन, अ न्यू स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल। ये जो लाइव स्ट्रीम चल रही होती है जैसा अभी चल रही है हम लोग की या कोई और पर्सन, उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? HLS, जिसके थ्रू आप मोबाइल फोन्स पर या एंड्रॉइड बेस्ड ब्राउजर पर भी, अभी तो ये विंडो बेस्ड ब्राउजर मैं यूज कर रहा हूं, आप अपने एंड्रॉइड बेस्ड होते हैं ना, व्लॉग बना रहे हो, यूट्यूब पे लाइव चले गए अपने किससे, स्मार्टफोन से, तो उस समय जो प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है? HLS
which stand for Hypertext Transfer Protocol Live Streaming. LS stand for live streaming. Question number 442. How can we write CSS comment along with a code? Options हैं /*, double forward slash, single forward slash एंड लास्ट है लेस देन और माइनस. तो कमेंट डिफाइन करने का जो सही तरीका होगा वो होगा /*, और ये इसको कहा क्या जाता है. अब एक क्वेश्चन और बनता है, इट रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ कमेंट. सिंगल लाइन, ऑप्शन में दे रहा हूं, ये मैं इमीडिएटली क्वेश्चन दे रहा हूं आपको. इसमें ये क्वेश्चन बना दिया गया और इसके आगे सेंटेंस ऐड कर दिया गया है, विच टाइप ऑफ कमेंट. ऑप्शन है सिंगल लाइन, डबल लाइन, मल्टी लाइन, नन. इट्स अ मल्टी लाइन कमेंट. इट्स अ मल्टी लाइन कमेंट, क्योंकि जैसे आपने ये साइन लगाया ना, कमेंट का सेक्शन तभी बंद होगा जब ये लगाओगे. डबल लाइन सिंगल लाइन होता है ये अगर सिर्फ ये लगाना है. नाउ नेक्स्ट पे आते हैं यहां पे हम लोग. क्वेश्चन नंबर 443. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड जावा. ऑप्शंस हैं वेरिएबल्स आर स्पेसिफिक, फंक्शंस आर कंसीडर्ड एज फील्ड, JS is along HTML and Java is used for software development. There is no difference. अब आप बताइए इसमें क्या है. Correct answer is JS is along with HTML and Java is for software development. तो वेरिएबल्स तो सभी में स्पेसिफिक होते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स. फंक्शंस कभी भी, हाँ ये देख समझ भी लो, फिर फंक्शंस कभी भी एज अ फील्ड नहीं होते हैं. फंक्शन हमेशा एज अ बिहेवियर होते हैं, ये ध्यान रखना. और जावास्क्रिप्ट आपकी बिहेवियर डिसाइड करती है, HTML स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, CSS लेआउट डिसाइड करती है. JavaScript is used to create the dynamic web pages with HTML, while Java is used to create standalone and live applications using the applet. Question number 444. Which one is responsible for web hosting? पहले इसको पढ़ दूं, सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं समझाता हूं क्या है ये. ऑप्शंस हैं Amazon, GoDaddy, Hostinger, both B and C. तो आंसर है पहले तो B and C, GoDaddy, Hostinger. इसके अलावा और भी वेब होस्टिंग वेबसाइट्स के नाम आप सर्च करिएगा, ऑप्शन का भरोसा नहीं है. Amazon सिंपल वेबसाइट्स है. अब वेब होस्टिंग का मतलब होता है वो कंपनी जो हमें एक डेडिकेटेड सर्वर प्रोवाइड करेंगी अपनी वेबसाइट को चलाने के लिए. भाई मैंने वेबसाइट बना दी, ये बड़ी चीज नहीं है. मुझे इस वेबसाइट पे पूरा स्टोरेज भी चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, पूरी कंपनी का डोमेन खरीदना है. तो एक डोमेन खरीदना होगा, उस डोमेन को खरीदने के बाद मुझे एक वेब कंट्रोल पैनल दिया जाएगा. भाई सपोज मेरी टीम है और मेरी टीम पे क्या वेबसाइट बनाई जा रही है, मेरी टीम वेबसाइट बना रही है, तो मुझे एक सर्वर तो चाहिए, परचेज करना होगा, डोमेन खरीदना, डोमेन के साथ मुझे एक पैनल भी चाहिए होगा. तो उसको सर्विस प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, उसको बोलते हैं वेब होस्टिंग. तो ये कंपनियां मुझे क्या देंगी, सर्विस देंगी, किसकी, वेबसाइट को मैनेज करने की. ठीक है. तो नेक्स्ट हम लोग यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 445. थोड़ा इजी है. .org इज द डोमेन एक्सटेंशन फॉर ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन या एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन और नन. अब ये तो हो नहीं सकता, .edu से शुरू नहीं हो रहा, इसी में है. तो आंसर है ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ऑर्गेनाइज्ड, या कोई और वर्ड है ही नहीं, बात खत्म. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 446. देयर आर ब्लैंक क्लासेस ऑफ IP एड्रेस. ऑप्शंस हैं 1, 4, 5 और लास्ट है नन. तो टोटल
5 क्लासेस होती हैं आईपी एड्रेस की, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। इनकी रेंजेस भी एक बार वॉच करिएगा। एक बार फिर बता दे रहा हूं, 127 इज द लूप बैक आईपी एड्रेस। 127 का जो कॉम्बिनेशन है .0.0.0 या उसकी किसी भी आईपी एड्रेस की शुरुआत में, अगर 120, शुरुआत में बोल रहा हूं, मिड में नहीं। अब पता चला आईपी एड्रेस दिया 192.127, तो आप 127 के पीछे पड़े हुए हैं। पहले ब्लॉक में अगर 127 लिखा है तो वो लूप बैक आईपी एड्रेस है, इतना ध्यान रखना है आपको। और लूप बैक आईपी एड्रेस को कहा जाता है इट इज अ सेल्फ एड्रेस ऑफ एनी मशीन। सेल्फ आईपी एड्रेस ऑफ एनी मशीन इज नोन एज द लूप बैक आईपी एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 447, अनवांटेड और अनसॉलिसिटेड ईमेल्स आर कॉल्ड। ऑप्शंस हैं एडवर्टीजमेंट, बैकबोन, वो तो हो नहीं सकता फिलहाल, लगता भी नहीं है, स्पैम, और लास्ट है पेड एडवर्टीजमेंट। अनसॉलिसिटेड है, बिना मेरी परमिशन क्या है, मैंने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो ये क्या है, स्पैम। एडवर्टीजमेंट, पेड एडवर्टीजमेंट तो आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे या किया होगा, कभी आपने कुछ सर्च किया होगा तो आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 448, सेट नंबर 9 पर ही है हम लोग अभी तक। .in इज स्टैंड फॉर। ऑप्शन है इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन, नन। .in आंसर है नन, बिकॉज इज अ कंट्री डोमेन नेम एक्सटेंशन। अब डोमेन नेम एक्सटेंशन पे बात चल रही है, बहुत दिनों से मैं समझा भी रहा हूं, बट उसमें एक पॉइंट और आज ऐड कर देता हूं। डोमेन नेम एक्सटेंशन भी दो टाइप के होते हैं, जियोग्राफिकल डोमेन नेम एक्सटेंशन और नॉन जियोग्राफिकल डोमेन नेम एक्सटेंशन। प्लीज राइट ऑन द पेपर। डोमेन नेम एक्सटेंशंस होते हैं दो। वन कैटेगरी है जियोग्राफिकल डोमेन नेम एक्सटेंशन, सेकेंड कैटेगरी है नॉन जियोग्राफिकल डोमेन नेम एक्सटेंशन। तो डॉट को .in यानी किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाला क्या कहलाता है, कहा जाएगा, जियोग्राफिकल डोमेन नेम एक्सटेंशन है। कोई भी जो मुझे किसी कंट्री की इंफॉर्मेशन दे रहा है, जैसे डॉट को .in, डॉट को .uk, ये सब क्या होंगे, जियोग्राफिकल डोमेन नेम एक्सटेंशन में चले जाएंगे। और नॉन जियोग्राफिकल में क्या आ गए, सारे आ गए, .com, .org, .edu, ये सब हमारे कहां रखे जाएंगे, नॉन जियोग्राफिकल डोमेन नेम एक्सटेंशंस में। क्वेश्चंस का लेवल कुछ भी हो सकता है, तो तैयारी हर जगह करनी है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, टॉप लेवल डोमेन नेम एक्सटेंशन, या सिंपल कह सकते हो डोमेन नेम लेवल एक्सटेंशन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन 449, which CSS property does not have a valid background property। आपके ऑप्शंस हैं background dash image, background dash position, background dash color, और लास्ट है background dash iterate। Then simple, ये प्रॉपर्टीज होती है। background iterate नाम की कोई प्रॉपर्टी बनी ही नहीं है। इटरेशन शब्द, हाँ अभी सुन लीजिए, इटरेट है कहां पे, क्वेश्चन ही फंसा दिया इटरेट पे ही, और आंसर सही हो गया इटरेट में, तो क्या करूंगा मैं। इटरेट शब्द यूज होता है लूपिंग में। फॉर लूप, व्हाइल लूप को मैं बताया था ना कि लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट को ही इटरेटिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इटसेल्फ रिपीटिशन, द इटरेट शब्द जो है वो क्या, इटसेल्फ रिपीटिशन, वो होगा हमारा इटरेट। क्वेश्चन नंबर 450, लास्ट क्वेश्चन सेट नंबर 9 का। Which CSS property is used to specify the position of a grid items in w3.css grid? ऑप्शन है grid dash row, position, top और grid dash column। डैश तो बोलोगे भाई, समझ होगा ग्रिड में, तो ग्रिड डैश कॉलम, पोजीशन ऑफ ग्रिड आइटम। तो ये है सेट नंबर 9 के क्वेश्चन।